नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सारन पर। दोस्तों, मैं देवाराम सारन। आज अपन बात करेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम होगा 4 फरवरी को, उससे पहले मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, उसके मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला एग्रीकल्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली अनाज फसल कौन सी है। राज्य का मतलब राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में अनाज फसल कौन सी बोई जाती है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा वो होगा बाजरा। इसका आंसर कौन सा होगा? बाजरा होगा। जो बाजरा है पेनिसिटम गलुकम है, वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है। यहाँ राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत दशाओं में परिवर्तन या मौसम का समावेश जो लंबे समय के लिए होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों, जो किसी विशेष क्षेत्र में औसत मौसम दशाओं के परिवर्तन या औसत जो मौसम होता है वो जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु या क्लाइमेट कहलाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा जलवायु होगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है। अपन इसमें बताना है कि जैविक खेती के उत्पादन में सर्वाधिक जैविक खेती किस राज्य में होती है। तो सर्वाधिक जैविक खेती होती है वो मध्य प्रदेश में होती है। कौन से राज्य में होती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती होती है। इससे अगला क्वेश्चन है कि मृदा के सोलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मृदा के सोलम शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है, अपन को बताना है कि किस भाषा की है। तो वो है लैटिन भाषा की। किस भाषा की है दोस्तों? तो लैटिन भाषा की है। मृदा का जो सोलम शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फरस। जिसका अर्थ होता है फ्लोर। क्या होता है दोस्तों? फ्लोर होता है। तो दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उर्वरक का अम्लीय तुल्यांक सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, इसमें अपन को बताना है कि जो उर्वरक है उसका अम्लीय तुल्यांक सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों, इन चार जो उर्वरक दिए गए हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिया, इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है इसका सर्वाधिक अम्लीय तुल्यांक होता है दोस्तों। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, तो अगला क्वेश्चन है कि मृदा कणों का विभिन्न स्थानों जैसे जल व वायु द्वारा अधिगमन होना क्या कहलाता है। मतलब मृदा कणों का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना किसके द्वारा? जल एवं वायु के द्वारा जाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा स्थानांतरण। क्या होगा? स्थानांतरण होगा दोस्तों। अगर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन ये है कि अपन को अगर किसी फसल में किसी खेत में 100 किलो यूरिया नाइट्रोजन देनी है तो इसके लिए अपन को कितने यूरिया की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है कि दिए गए उर्वरक में तत्वों के प्रतिशत बटा दिए गए तत्वों का मात्रा किलो में इंटू 100, तो उसका वो सूत्र होता है। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा 217 किलो। कितना? 217.39 किलो होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम में कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है। जो जिप्सम है उसमें कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है ये अपन को बताना है। तो जिप्सम में कैल्शियम पाया जाता है 29.5%। कितना पाया जाता है? 29.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। एनर्जी अपन को बताना है एनर्जी कौन सी ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन से तत्व को बोलते हैं? फास्फोरस को बोलते हैं। फास्फोरस तत्व को बोलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। अपन को बतानी है कि गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों, गेहूं में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है वो है दूधिया अवस्था। कौन सी अवस्था है? दूधिया अवस्था है। गेहूं में क्रांतिक अवस्था है जो सिंचाई की, वो दूधिया अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है। मतलब ये है कि प्रमाणित बीज कौन से बीजों से उत्पन्न किया जाता है। तो दोस्तों, प्रमाणित बीज है जो कौन से बीजों से उत्पन्न किया जाता है? आधार बीज से किया जाता है। कौन से बीजों से उत्पन्न किया जाता है? आधार बीजों से उत्पन्न किया जाता है।
उसके बाद में क्वेश्चन है औरोबंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है। जो औरोबंकी खरपतवार है वो किन फसलों से संबंधित है। तो दोस्तों औरोबंकी खरपतवार है वो सरसों और तंबाकू से संबंधित है। कौन सी फसलों से? सरसों और तंबाकू फसलों से संबंधित है। इससे अगला क्वेश्चन है कि शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा, मतलब अपन को बताना है कि जहाँ की वार्षिक वर्षा किससे कम होती है, कितने mm से कम होती है, वहाँ शुष्क खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन होगा 750 mm से कम। जहाँ जिन क्षेत्रों में 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? तो उन क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार का उत्पत्ति स्थान क्या है। अपन को ओरिजिन ऑफ सोरगम बाइकलर बताना है, ज्वार का उत्पत्ति स्थल बताना है। तो दोस्तों ज्वार का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? अफ्रीका है। ज्वार का उत्पत्ति स्थल अफ्रीका है, अफ्रीका प्रदेश है जो ज्वार का उत्पत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि तिल में लगभग कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। इसमें अपन को बताना है कि तिल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों तिल में है जो 20% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 20% प्रोटीन पाई जाती है। अगला अपन का क्वेश्चन है कि मूंग का वानस्पतिक नाम बताना है, बॉटनिकल नेम ऑफ मूंग। मूंग का वानस्पतिक नाम बताना है। तो दोस्तों मूंग का जो वानस्पतिक नाम है वो विग्ना रेडिएटा है। क्या है? विग्ना रेडिएटा। आप विग्ना मूंगो मत कर देना, विग्ना मूंगो है वो उड़द का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मूंगो। लेकिन अगर मूंग की बात करें तो मूंग का है विग्ना रेडिएटा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों मूंगफली का वानस्पतिक नाम इसमें बताना है अपन को। तो दोस्तों जो मूंगफली है इसका वानस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। क्या है? अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कैंट किसकी किस्म है। इसमें बताना है कि जो कैंट किस्म है वो किसकी किस्म है, कौन सी फसल की किस्म है। तो कौन कैंट है? वो जई की किस्म है। किसकी है? जई की किस्म है कैंट। अगला क्वेश्चन है एक वर्षीय फसल नहीं है। इनमें अपन को वो फसल बतानी है जो एक वर्षीय नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ही ध्यान रखना पड़ता है, क्यों अपन जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि एक वर्षीय फसल है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि एक वर्षीय फसल नहीं है। वो फसल बतानी है जो एक वर्षीय नहीं है। तो इसमें गन्ना है वो एक वर्षीय नहीं है, क्योंकि गन्ना है जो 1.5 वर्ष में द्विवर्षीय फसल है गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक किसान जमीन के एक भाग पर एक वर्ष में फसलें उगाता है तो उस खेत की सघनता कितनी होती। यदि एक किसान जमीन के एक भाग पर एक वर्ष में 3 फसलें उगाता है तो उस खेत की सघनता कितने प्रतिशत होगी। तो उस खेत की फसल की सघनता है वो 300% होगी। कितने प्रतिशत होगी? 300% होगी। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी है। अपन को इसमें बताना है कि कौन सी सब्जी है जिनमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी है टेपियोका। कौन सी? टेपियोका सब्जी है जो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट रखती है। वैसे आलू में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शकरकंद में भी पाया जाता है, मटर में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन जो टेपियोका फसल है सब्जी है इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा टेपियोका। अगला क्वेश्चन है कि लोहा या आयरन सर्वाधिक किस फसल में मिलता है, किस फल में मिलता है। लोह पाया जाता है जो Fe है वो सर्वाधिक कौन से फल में पाया जाता है उसके बारे में अपन को बताना है। तो जो लोहा है वो करौंदा में सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? करौंदा, कैरिसा करंडस में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ग का सेब या एप्पल ऑफ पैराडाइज किस फल को कहा जाता है। तो दोस्तों स्वर्ग का सेब है वो केला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? म्यूसा पैराडीसी का केला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसबगोल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखती है अपन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसबगोल की बीज दर है जो प्रति हेक्टेयर कितनी रखती है। वो 7 से 8 किलो रखती है। इसबगोल की बीज दर कितनी रखती है? 7 से 8 किलो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीकन गेंदा का उत्पत्ति स्थान क्या है। अफ्रीकन गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताना है अपन को। तो अफ्रीकन गेंदा का उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको है अफ्रीकन गेंदा का उत्पत्ति स्थान। अगला क्वेश्चन है कर्ड किस सब्जी का आर्थिक भाग है। कर्ड है वो किस सब्जी का खाने योग्य भाग है। कर्ड है जो फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। कौन सी सब्जी का? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। और पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? हेड है। पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग हेड है। गांठ गोभी का कौन सा भाग है? फूला हुआ तना। और प्याज का क्लो है जो खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है कि खरबूजे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं।
खरबूजे की प्रति हेक्टेयर बीज दर रखती है 1 से 1.5 किलो। कितनी रखती है दोस्तों? 1 से 1.5 किलो। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा यमदागिनी किसकी किस्म है? पूसा यमदागिनी किसकी किस्म है दोस्तों? पूसा यमदागिनी है जो गाजर की किस्म है। किसकी किस्म है? गाजर की किस्म है। उससे अगला क्वेश्चन है कि एकांतर फलन की समस्या किसमें पाई जाती है? तो एकांतर फलन की समस्या वो आ में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? एकांतर फलन की समस्या आ में पाई जाती है। एकांतर फलन यानी कि एक वर्ष फल लगेंगे जिसको ऑन सीजन बोलेंगे, और दूसरे वर्ष फल नहीं लगेंगे जिसको ऑफ सीजन बोलेंगे। तो ये किसमें पाई जाती है? आ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में आंवला मंडी कहाँ है? राजस्थान में आंवला मंडी चौमू जयपुर में। कहाँ पर है? राजस्थान में एकमात्र आंवला मंडी है, वो है चौमू जयपुर में। उससे अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चैती गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक की जाती है? तो राजस्थान में चैती गुलाब की खेती है वो कहाँ पर सर्वाधिक की जाती है? तो अजमेर में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? अजमेर में, पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। और काजरी पूछे तो वो है जोधपुर में, लेकिन यहाँ पूछा है केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। उससे अगला क्वेश्चन है कि टमाटर सॉस के लिए परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? टमाटर सॉस के लिए परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें अपन को ऑप्शन दे के बताना है कि किसका प्रयोग करेंगे अपन। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से अपन प्रयोग करेंगे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट। किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोइट। इसका आंसर होगा वो सी होगा, ए व बी दोनों। क्या? सी होगा, ए व बी दोनों। इसमें आंसर होगा वो, सॉरी, इसका आंसर होगा सिर्फ सोडियम बेंजोइट। क्या होगा? सोडियम बेंजोइट। क्योंकि टमाटर सॉस में कलर पाया जाता है, इसलिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से अपन उसका परिरक्षण नहीं कर सकते। रंग वाली फसलों का जो फल है या सब्जियां है उनका परिरक्षण पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से नहीं करते। तो इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोइट। क्या होगा? सोडियम बेंजोइट होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुरा केसर किस सब्जी की किस्म है? अपन को बताना है कि दुर्गापुरा केसर है वो किस सब्जी की किस्म है। तो ये तरबूज की किस्म है। किसकी है? तरबूज की किस्म है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, नींबू वर्गीय फलों में फल होते हैं, मतलब बताना है कि फल प्रकार बताना है। नींबू वर्गीय फलों का फल प्रकार बताना है। तो इसका होता है हेस्पेरिडियम। कैसा होता है? हेस्पेरिडियम होता है, चमड़े युक्त फल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केतली किस फल की किस्म? तो जो केतली किस्म है वो है बेर की। केतली किसकी है? बेर की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटो एंड्री अवस्था किसमें पाई जाती है? प्रोटो एंड्री यानी पूर्वता किसमें पाई जाती है, ये बताना है। तो पूर्वता पाई जाती है सीताफल में, और पोर्टुगाइनी पाई जाती है वो पाई जाती है चीकू में। इसका आंसर होगा सीताफल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, षट भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगते हैं? तो दोस्तों षट भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगते हैं। कितना प्रतिशत? 15% अधिक पौधे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है दोस्तों? विटिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? विटिकल्चर कहलाती है। और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। हपसी किस फल की किस्म है? यह बताना है अपन को कि हपसी है जो किस फल की किस्म है। तो हपसी है वो अमरूद की किस्म है। किसकी है? अमरूद की किस्म है हपसी। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तो तेजाजी पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। राजस्थान का सबसे 8 बड़ा मेला है जो पशु मेला है वो तेजाजी पशु मेला। अगला क्वेश्चन है, गोपाल योजना राज्य के कितने जिलों में कार्यरत है? जो पशुपालक से संबंधित है गोपाल योजना, वो बतानी है कि राज्य के कितने जिलों में कार्यरत है। तो वो राज्य के 10 जिलों में कार्यरत है। कितने जिलों में कार्यरत है दोस्तों? 10 जिलों में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है कि हे में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? अगला क्वेश्चन क्या है? हे में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। हे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 9% प्रोटीन होता है। कितने प्रतिशत होता है? 9% होता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम प्रजनन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर संपत कुमार। क्या होगा? डॉक्टर संपत कुमार। सॉरी, डॉक्टर संपत कुमार है वो भारत की है। डॉक्टर संपत कुमार भारत की है। यहाँ पूछा है दुनिया में, यानी कि
संसार में बताना है, तो इसका आंसर होगा लेजारो स्पेनलेंजानी। क्या होगा? लेजारो स्पेनलेंजानी। और अगर भारत का पूछे तो उसका संपत कुमार होगा, और विश्व का पूछे तो लेजारो स्पेनलेंजानी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेजारो स्पेनलेंजानी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वीर्य एकत्रित करने में योनि का तापमान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों वीर्य एकत्रित करने में योनि का तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है, अपने को इस क्वेश्चन में यही बताना। तो होता है 41 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 41 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कुल कृषि आय में पशुधन का योगदान कितना है। राज्य की जो कुल एग्रीकल्चर आय है उसमें पशुओं का कितना प्रतिशत योगदान है, तो है 34%। कितना है? 34% है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य बकरी से औसतन कितना मांस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक सामान्य बकरी से औसतन कितने किलोग्राम मांस प्राप्त होता है। तो कितना किलोग्राम होता है? 8 किलोग्राम होता है। कितना होता है? एक जो बकरी होती है उससे 8 किलोग्राम मांस प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस का मांस क्या कहलाता है। दोस्तों अपन को बताना है कि भैंस का मांस क्या कहलाता है। तो भैंस का मांस क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। क्या कहलाता है? बफन कहलाता है। और गाय का मांस बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीफ है जो गाय का मांस होता है। बील है जो बछड़े का मांस होता है। क्या होता है? बछड़े का मांस होता है, वो बील होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिटी गोट के नाम से बकरी की किस नस्ल को जाना जाता है। बकरी की कौन सी नस्ल है जिसको सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी है? बारबरी नस्ल को सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भेड़ की कौन सी नस्ल उदयपुर संभाग में पाई जाती है। उदयपुर संभाग की भेड़ को बताना है तो सोनारी नस्ल है जो उदयपुर संभाग में पाई जाती है। जो चौकला नस्ल है वो शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। चौकला नस्ल कहाँ पाई जाती है? शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। और सोनारी है वो उदयपुर में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो सोनारी नस्ल होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मुर्गी की प्लाईमाउथ रॉक नस्ल है इसका क्या उद्देश्य है? वो अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है। ब्यात बढ़ने पर दूध का संगठन किस प्रकार प्रभावित होता है इसके बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा वो होगा दूध में क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि होती है। दूध में क्लोराइड की मात्रा में वृद्धि होती है। धीरे धीरे जिस प्रकार दूध का गाय का जो पशु का दूध ब्यात का बढ़ेगा वो उसमें क्लोराइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में पाली या गर्मी में लाने के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है। वह कौन सा हार्मोन है जिसमें मतलब पशु है जो मध्यकाल की अवस्था में आती है। तो इसका आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे में सफेदी कितने प्रतिशत होती है। अपन को बताना है कि जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें सफेदी कितने प्रतिशत होती है। तो 32% होती है। कितनी होती है? 32% होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लंबी ऊन वाली भेड़ की भारतीय नस्ल है। भेड़ की भारतीय नस्ल के बारे में बताना जिसकी सर्वाधिक लंबी ऊन होती है। तो नाली नस्ल की जो भेड़ें होती है उनकी सर्वाधिक लंबी ऊन होती है। सर्वाधिक लंबी ऊन कौन सी भेड़ों की होती है? नाली नस्ल की भेड़ों में होती है। अगला क्वेश्चन है नर मुर्गे का बंध्याकरण अथवा हसियाकरण क्या कहलाता है। खस्सीकरण क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है। और बंध्याकृत नर मुर्गा कैपेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैपेन कहलाता है बंध्याकृत नर मुर्गा। और इसमें जो हार्मोन प्रयोग करते हैं बंध्याकरण में वो लेते हैं डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन? डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। और बंध्याकरण करने की क्रिया क्या कहलाती है? कैपोनाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल। भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल कौन सी है उसके बारे में अपन को बताना है। तो वो है लोही नस्ल। कौन सी नस्ल? लोही नस्ल। दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन और मांस उत्पादन तीनों कार्यों के लिए जो जानी जाती है वो है त्रिप्रयोजनी नस्ल है लोही नस्ल। अगला क्वेश्चन है मृदुरेचक दवा का उदाहरण है। अपन को इसमें मृदुरेचक दवा का उदाहरण बताना है तो वो है अरंडी का तेल। इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि संक्रमित पशुओं में संक्रमित व दूषित चारागाहों पर किस औषधि का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीला थोथा। कृमि रहित करने के लिए संक्रमित या दूषित जो चारागाह होते हैं वहाँ पर नीला थोथा का छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है वो है कि ताज़े दूध की अम्लीयता प्रतिशत कितनी होती है। अपन को बताना है ताज़े दूध की अम्लीयता प्रतिशत कितनी होती है। 0.12 से 0.14% होती है।
तो दोस्तों ये था आज का अपना मॉडल पेपर।